पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह की शान शौकत, अय्याशी और दरियादिली की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। किस्सा मशहूर है कि 30 के दशक में जब उर्दू के मशहूर शायर जोश मलिहाबादी आर्थिक बदहाली से परेशान हो गए तो वो नामी वकील तेज बहादुर सप्रू का एक खत लेकर महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह के विदेश मंत्री के.एम. पनिक्कर के पास पहुंचे। पनिक्कर को लिखे पत्र में तेज बहादुर सप्रू ने कहा था कि वो महाराजा से कहें कि वो जोश के लिए एक नियमित पेंशन बांध दे। पनिक्कर जोश को महाराजा भूपिंदर सिंह के पास ले गए और सिफारिश की कि उनके लिए 75 रुपए प्रति माह की पेंशन बांध दी जाए। पनिक्कर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, महाराज मेरी तरफ मुड़े और आश्चर्य जताते हुए बोले, तुम दक्षिण भारतीय हो, इसलिए इस शायर की महानता तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जब हम सब लोग भुला दिए जाएंगे, लोग इनको कालिदास की तरह याद करेंगे। इतने बड़े आदमी को इतनी मामूली पेंशन मेरे रुतबे से मेल नहीं खाती। इसलिए मैंने तय किया है कि जोश को मेरे प्रिवी पर्स से ताउम्र 250 रुपए की पेंशन दी जाए। यह सुनकर जोश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगर पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह सिर्फ दरिया दिल और बेइंतहा खर्च करने वाले सन की राजा ही रहे होते तो जीवनीकारों की उनमें इतनी दिलचस्पी न रही होती। उनके जीवनीकार नटवर सिंह अपनी किताब द मैग्निफिसेंट महाराजा, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला में लिखते हैं, महाराजा का आकर्षण उनकी बहुआयामी शख्सियत में था। वो महाराजा देशभक्त, परोपकारी, खिलाड़ी, बहुपत्नीवादी, सैनिक, राजनेता, संगीत, पदकों और पांडुलिपियों के प्रेमी, प्यार करने वाले पिता, उदासीन पति, वफादार दोस्त, खतरनाक दुश्मन, भारतीय क्रिकेट के पितामह के साथ साथ एक चालाक राजनीतिज्ञ भी थे। महाराजा भूपिंदर सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को हुआ था। उनको बचपन में प्यार से टिक्का साहब कहा जाता था। जब वो सिर्फ 9 साल के थे, उनके पिता राजेंद्र सिंह का निधन हो गया था। इससे पहले उनकी मां जसमेत कौर भी स्वर्ग सिधार गई थी। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, वो पटियाला की गद्दी पर बैठे। महारानी विक्टोरिया के निधन के कारण इस समारोह को करीब 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया। भूपिंदर सिंह के वयस्क होने तक पटियाला का राजकाज एक मंत्री परिषद ने चलाया। सन 1903 में ब्रिटेन के महाराजा का राज दरबार दिल्ली में लगाया गया। उस समय भूपिंदर सिंह की उम्र 12 वर्ष थी। वो इस समारोह में भाग लेने अपने चाचा के साथ एक विशेष ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया। सन 1904 में उन्हें पढ़ाई के लिए लाहौर के एचिसन कॉलेज में भेजा गया। उनकी देखभाल के लिए 50 सहायकों का एक दल लाहौर गया। उनके जूते के फीते तक उनके नौकर बांधते थे। 12 अक्टूबर 1918 को पूर्ण वयस्क हो जाने के बाद उन्हें सत्ता की शक्तियां सौंप दी गई। उनके राज्याभिषेक में वायसराय लॉर्ड मिंटो ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत की और अपना पूरा समय पोलो, टेनिस और क्रिकेट खेलने में बिताया। पहले विश्व युद्ध में उन्होंने ब्रिटेन की जी जान से सहायता की। उन्होंने मेजर वॉली के साथ मिलकर सैनिक भर्ती की मुहिम चलाई और एक दिन में 521 रंगरूटों को सेना में भर्ती किया। डॉक्टर दलजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह हरिका उनकी जीवनी महाराजा भूपिंदर सिंह द ग्रेट रूलर ऑफ द पटियाला स्टेट में लिखते हैं, महाराजा भूपिंदर सिंह ने लड़ाई के लिए ब्रिटिश सरकार को 1.5 करोड़ रुपए दिए, जो जमाने में बड़ी रकम थी। इसके अलावा युद्ध के दौरान पटियाला स्टेट ने 60 लाख रुपए अलग से खर्च किए। यही नहीं,
उन्होंने 72वीं पटियाला कैमल कॉर्प्स के लिए 612 और 8वीं पटियाला कैमल कॉर्प्स के लिए 1072 ऊंट भी उपलब्ध कराए। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश सेना को 247 खच्चर, 405 घोड़े, 13 मोटर कारें और 1 मोटरसाइकिल भी थी। भूपिंदर सिंह लंबे चौड़े शख्स थे। हालांकि आजादी की लड़ाई के दौरान उनकी सहानुभूति अंग्रेजों के साथ थी, लेकिन पंजाबी, खासतौर से सिख, किसी और प्रभावशाली नेता के अभाव में उन्हें अपने एक प्रतिनिधि के तौर पर देखते थे। वो पंजाबी भाषा के बहुत बड़े पैरोकार थे और उसे दरबारी भाषा बनाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराजा भूपिंदर सिंह के पोते अमरिंदर सिंह के जीवनीकार अपनी किताब कैप्टन अमरिंदर सिंह द पीपुल्स महाराजा में लिखते हैं, भूपिंदर सिंह पंजाबी भाषा के इतने बड़े प्रेमी थे कि उनकी सलाह पर रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी ने गुरमुखी टाइपराइटर बनाया था, जिसे भूपिंदर टाइपराइटर का नाम दिया गया था। वो भारत के पहले शख्स थे जिनका खुद का हवाई जहाज था, जिसे वो ब्रिटेन से 20वीं सदी के पहले दशक में लाए थे। इसके लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पट्टी भी बनवाई थी। उनको अपने जीवन काल में दुनिया के 2 सबसे बड़े तानाशाहों बेनेटो मुसोलिनी और हिटलर से मिलने का मौका मिला था। हिटलर ने उन्हें जर्मनी में बनी हुई 1 दर्जन लिग्नोस पिस्टल और सफेद रंग की मेबैक कार उपहार में दी थी। जब भी भूपिंदर सिंह लंदन जाते, उनकी यात्रा को ब्रिटिश प्रेस में भरपूर कवरेज मिलता। डेली मेल ने अपने 3 अगस्त 1925 के अंक में लिखा था, महाराजा दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बने क्रिकेट ग्राउंड के मालिक हैं। वो चांदी के बाथ टब में नहाते हैं और उनका होटल उन्हें रोज 3000 गुलाब भेजता है। वो अपने साथ 200 सूटकेस लाए हैं। भूपिंदर सिंह को किताबें, कारें, कालीनें, कपड़े, कुत्ते, जवाहरात, पांडुलिपियां, पदक, पेंटिंग्स, घड़ियां और उच्च कोटि की वाइन जमा करने का शौक था। उनके जवाहरात कार्तिए और घड़ियां रोलेक्स से खास ऑर्डर से बनवाई जाती थी। उनके सूट सेविल रोज से सिलते थे और जूते लॉब्स से खरीदे जाते थे। जॉन लॉर्ड अपनी किताब महाराजास में लिखते हैं, उनके पास कुल 27 रोल्स रॉयस कारें थी, जिनकी देखभाल रोल्स रॉयस का भेजा एक अंग्रेज व्यक्ति करता था। महाराजा भूपिंदर सिंह की दरियादिली के किस्से हर जगह मशहूर थे। वो विश्वविद्यालयों और गरीबों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दिल खोलकर दान देते थे। महाराज के मंत्री रहे दीवान जर्मनी दास अपनी किताब महाराजा में लिखते हैं, यहां तक कि मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेता भी जब महाराजा से बनारस विश्वविद्यालय के लिए पैसों का अनुरोध करते थे तो 50,000 रुपयों का चेक लेकर ही जाते थे। महाराजा के यहां पीने और खाने का निश्चित प्रोटोकॉल था। पटियाला पैक की शुरुआत उनके यहां से ही हुई थी। नटवर सिंह लिखते हैं, इसका मतलब था गिलास में 4 इंच तक की विस्की को बिना पानी के 1 घूंट में पीना। महाराजा विस्की से ज्यादा वाइन पसंद करते थे। उनको सभी तरह की वाइन्स की जानकारी थी। महाराजा भूपिंदर सिंह को दीवानगी की हद तक क्रिकेट पसंद था। सन 1911 में 20 वर्ष की आयु में भूपिंदर सिंह ने इंग्लैंड जाने वाली पहली क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया था। नटवर सिंह लिखते हैं, पटियाला में क्रिकेट में भी प्रोटोकॉल का पालन होता था। एक बार उस समय के सबसे तेज गेंदबाज मोहम्मद निसार मोतीबाग राजमहल में बिना पगड़ी के पहुंच गए। वो सिख नहीं थे, न ही वो पटियाला के रहने वाले थे, लेकिन वो महाराजा की टीम के सदस्य थे। जैसे ही भूपिंदर सिंह ने 6 फीट 2 इंच लंबे निसार को देखा, वो चिल्लाए, निसार फौरन वापस जाओ और पगड़ी पहनकर यहां आओ। उन्होंने तुरंत उनके आदेश का पालन किया। एक बार वो लाला अमरनाथ से नाराज हो गए। उन्होंने निसार से कहा कि अगर वो लाला को अपने बाउंसर से सिर में चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा।
लाला के पुत्र राजेंद्र अमरनाथ उनकी जीवनी लाला अमरनाथ लाइफ एंड टाइम्स में लिखते हैं। जब पूरे ओवर में निसार ने अमरनाथ पर बाउंसरों की झड़ी लगा दी तो अमरनाथ निसार के पास जाकर बोले, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, गेंद क्यों उछाल रहा है? निसार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अबे अमर, तेरे सिर के 100 रुपए रखे हैं। महाराजा पटियाला ने कहा है, जितनी बार मारूंगा उतने 100 मिलेंगे, कम से कम एक बार तो खा ले, आधा आधा कर लेंगे। अमरनाथ का जवाब था, तेरी बॉल खाने के बाद जिंदा कौन बचेगा? महाराजा हमेशा लाला अमरनाथ को छोकड़ा कहकर बुलाते थे। एक बार उन्होंने उनसे कहा था, छोकड़े, तुम्हारे हर रन पर मैं तुम्हें सोने का 1 सिक्का दूंगा। अमरनाथ ने शतक लगाया और अपना इनाम हासिल किया। राजेंद्र अमरनाथ लिखते हैं, जब 1932 में राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम रखने की बात आई तो कुछ लोग उसका नाम वेलिंगटन ट्रॉफी रखना चाहते थे। भूपिंदर सिंह ने ही सबसे पहले इस ट्रॉफी को रणजी के नाम पर रखने का सुझाव दिया। यही नहीं, उन्होंने इस ट्रॉफी को बनाने के लिए एक बड़ी रकम भी दी। उनके ही प्रयासों से बंबई के मशहूर ब्रेबॉर्न स्टेडियम का निर्माण हुआ था। इस स्टेडियम के पवेलियन का निर्माण उनके ही पैसों से हुआ था। क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी महाराजा भूपिंदर सिंह की रुचि थी। नामी पहलवान गामा को, जिन्होंने सन 1910 में जॉन बुल विश्व प्रतियोगिता जीती थी, महाराजा ने संरक्षण दिया था। बारबरा रेमुसैक अपनी किताब द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इंडियन प्रिंसेस एंड देयर स्टेट्स में लिखती हैं, सन 1928 में पटियाला में गामा पहलवान का एक मुकाबला आयोजित किया गया था, जिसे 40,000 दर्शक देखने आए थे। इस मुकाबले में गामा ने पोलिश पहलवान स्टेनिस्लॉस ज़िबिस्को को पराजित किया था। गामा के जीतते ही महाराजा भूपिंदर सिंह ने अपनी मोतियों की माला निकालकर गामा को पहना दी थी। उन्होंने उनका सम्मान करते हुए उन्हें युवराज के हाथी पर बैठाया, उनको एक गांव तोहफे में दिया और उनके लिए वजीफा बांध दिया। उनकी मृत्यु के बाद पटियाला में उनके महल मोती बाग पैलेस को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में परिवर्तित कर दिया गया था। जब भूपिंदर सिंह 7वीं बार अपनी विदेश यात्रा से लौटे तो उनका स्वास्थ्य बुरी तरह खराब हो चला था। विदेश में रहते हुए उन्हें दिल के 3 दौरे पड़े थे। अपने अंतिम समय में वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे। दीवान जर्मनी दास लिखते हैं, महाराजा नहीं चाहते थे कि उनके अंधे होने की बात उनकी औरतों को पता चले। उनका सबसे करीबी सहायक मेहर सिंह बिला अंत तक उनकी दाढ़ी और पगड़ी व्यवस्थित करता रहा। वो आईने के सामने पहले की तरह बैठते थे जब उनको दिखाई देता था, ताकि उनकी महिलाओं और आसपास के लोगों को लगता रहे कि वो अंधे नहीं हैं। यहां तक कि पहले की तरह उनके नौकर उनकी आंखों में सुरमा लगाते रहे। सिर्फ उनके डॉक्टरों, उनके प्रधानमंत्री, उनके कुछ खास नौकरों और मुझे पता था कि महाराजा को दिखाई देना बंद हो गया है। उनको देखने के लिए पेरिस से फ्रेंच डॉक्टरों को बुलवाया गया। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन दिया गया, जिससे उनकी हालत और खराब हो गई। के.एम. पनिक्कर लिखते हैं, अपनी मृत्यु शैया पर भी उनकी ताकत और ऊर्जा देखने लायक थी। अपनी मृत्यु के दिन भी उन्होंने 10 अंडों का ऑमलेट खाया था। उनकी मौत से 3 दिन पहले जब मैं उनसे मिलने गया तो वो अपनी पत्नियों से घिरे हुए थे। उस हालत में भी उन्होंने राजसी कपड़े पहन रखे थे। उनके गले में मोतियों की माला थी। उनको देखने वालों में महात्मा गांधी के डॉक्टर बीसी रॉय थे, जो 1947 के बाद पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने। 23 मार्च 1938 की दोपहर 12 बजे महाराजा भूपिंदर सिंह कोमा में चले गए। वो इस हालत में 8 घंटे रहे और फिर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 47 वर्ष। उनके पार्थिव शरीर को एक तोपगाड़ी में रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। करीब 10 लाख लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। रेहान फजल,